अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 जजेस के खत के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर कमीशन बनाने का ऐलान किया है। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नहीं थी, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद की गई है। यानी आज वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे और बहुत से मुहर्रकात थे। देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत लिखने के बाद एक बहरानी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हुई, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मुलाकात की ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ने वजीर आजम पाकिस्तान को इस अहम मसले पर एतमाद में लिया और इसका एक अच्छा हल निकाला है कि इस पर एक कमीशन बनाया जाए जो इस खत में शामिल उन इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीक करे और इसके बाद अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश करे ताकि उनके ऊपर मजीद एक्शन लिया जा सके। अब गुज़श्ता से पेवस्ता शाम 6 जजेस के ख़त ने अदलिया में कोहराम मचा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा खामोशी सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी और ये पुरस्रार खामोशी इस वक्त तक बरकरार रही जब तक मुल्क भर की जो बार से एलामिये जारी नहीं हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आई और एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने वाले इस फुल कोर्ट इजलास के बाद उम्मीद यही थी कि एलामिये के जरिए कौम को आगाह किया जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट 25 करोड़ आवाम को इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इसका फ्रेमवर्क तय होगा। लेकिन पूरी कौम को रात गए तक एलामिया जारी ना होने पर सख्त मायूसी हुई। लेकिन इसी दौरान एक खबर ने सबको हैरत में ज़रूर डाला। ये खबर थी कि जजेस के ख़त के मामले पर शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात भी चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर होगी। यानी चीफ जस्टिस जो जजेस को बताते थे कि उनकी कलम में इतनी ताकत है कि वो सिस्टम तक हिला सकते हैं, लेकिन खुद वो अपने ही जजेस को हरासा करने वालों की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की मदद के ख्वाह थे। बहरकैफ आज ये मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस में आए और फिर कमीशन बनाने का ऐलान किया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। कल काबीना का इजलास है जिसमें काबीना का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। लतीफ़ खोसा साहब तो वकला तहरीक का इंदिया भी दे रहे हैं। तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदिम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, न ही वो रियासत चल सकती है। पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की अटॉर्नी जनरल के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो इस मुलाकात के कंसेंसस का नतीजा है जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के माबैन हुई? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इसके सिवा और तो कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ 2 बड़ों की मुलाकात की कंसेंसस ही नहीं है, उसके पीछे एक एक्सरसाइज है पूरी। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद अपने ब्रदर जजेस जो है फुल कोर्ट उसका एक तवील इजलास हुआ और फिर उसके बाद आज की मुलाकात जो है वो तय पाई। और जो वज़ीर कानून ने बताया है, बिल्कुल यही भी पॉइंट है जो हम देखते हैं माजी के अंदर भी मुस्तक़बिल भी कि इसका तरीक़ाकार, ये इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात को तहकीक जो है वो लाजिम है पहले। अब वो तहकीक का फोरम कौन सा हो, इसके ऊपर देखना था और इस पर भी आपने देखना है कि आईनी कानूनी तौर पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो एक फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है और कि वो इस किस्म का इंक्वायरी कमीशन बना सकती है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपना फैसला किया है कि वो एक कमीशन बनाएगी। तो अब देखते हैं कि वफाकी काबीना इस हवाले से क्या फैसला करती है। प्राइम मिनिस्टर ने एक असूली तौर के ऊपर तो फैसला किया है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके लिए ज़रूरी है ऐसे फैसले के लिए कि वफाकी काबीना का इजलास हो। और वफाकी काबीना के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के जो है वो अरकान हैं, तो उस पर काबीना क्या फैसला करती है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो क्या होंगे,
गो के उसके बारे में वजीर कानून ने कुछ अंदिया तो दिया है कि इस खत के मामले के साथ साथ माजी के मामला भी शायद उसके अंदर शामिल नहीं तो सिद्दीकी साहब, ये समझा जाए कि बॉल अब अदालती कोर्ट से निकल के हुकूमती कोर्ट में आ गई है, और अगर ऐसा है तो फिर जो फुल कोर्ट इजलास गुज़श्ता रोज़ भी हुआ, फिर ये बताया गया कि इसके बाद आज भी वो कंटिन्यू करेगा और फिर होगा और जजेस मौजूद होंगे, तो फिर उसका क्या बना? जी, आज भी इजलास हुआ है और अब से कुछ देर पहले जो है वो फुल कोर्ट का इजलास उस प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद जो है वो फिर उसके बाद फुल कोर्ट का मीटिंग हुई है और अब से कुछ देर पहले तकरीबन 2 घंटे तक उसके बाद फिर जारी रही है। और गालिब इम्कान यही है कि ये कल के मामलात और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई उनको देखा गया होगा और अब तवक्को की जा रही है कि इस हवाले से जो फुल कोर्ट इजलास के अंदर होने वाले फैसलों के हवाले से जो है एक एलामिया जो है वो तवक्को किया जा रहा है। ये एलामिया तो कल तक भी मुतवक्के था कि सामने आएगा, लेकिन नहीं आया। तो कल की नशिस्त में क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, गर्मा गर्मी भी हुई इजलास के अंदर, कोई कंसेंसस नहीं था जजेस के माबैन, तो आपके पास क्या खबर है? मेरे पास तो ये खबर है कि बड़े जो है वो उसमें हुई है गुफ्तगू और उसके बाद जो है वो फुल कोर्ट ने ये इख्तियार दिया अपने पीयर्स को, सीनियर जज साहबान को। और आज की मुलाकात के अंदर आप देखें तो चीफ जस्टिस और सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह उस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं। उस मुलाकात के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी हैं, तो इसका मतलब है कि उस इजलास के सारे मीटिंग मिनट्स जो हैं वो भी दिए गए हैं, तश्कील दिए गए हैं, वो नोट हुए हैं। तो ऐसी मेरा नहीं ख्याल है कि उनमें कोई इस तरह की खबरों में सदाकत है। लेकिन देखिए ना, वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले होती है, फुल कोर्ट इजलास बाद में जारी रहता है। अब तो क्या जो बाकी जजेस हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं था पहले कि फिर जाके वज़ीर आज़म से कोई कंसेंसस होता और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? नहीं तो कल जो है फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी और उस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद ही ये मुलाकात की मामला जो है वो सामने आए और आज भी हुआ और आज भी फुल कोर्ट की मीटिंग हुई। अब फुल कोर्ट की उस मीटिंग के अंदर जहां खत का मामला था, उस खत के मामले के बाद उस पे जो भी डिस्कशन के बाद लाया अमल तैयार किया गया होगा और जो कि कानूनी नहीं, लेकिन कल की जो फुल कोर्ट मीटिंग थी सर, वो कंक्लूसिव थी या बेनतीजा खत्म रही? देखिए अभी तक हमें नहीं, कल की बड़ी कंक्लूसिव थी, उसी के बाद मुलाकात हुई है। ये उसकी इनकंक्लूसिव नहीं है क्योंकि जो मेरी सोर्सेज से बात हुई है वो यही था कि जज साहब ने अपनी अपनी राय दी है उसके ऊपर और उस राय के बाद जो मुख्तलिफ लीगल ऑप्शंस थे वो ज़ेरे गौर आए हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये मुलाकात की खबर आई और उस मुलाकात के अंदर और फिर आज वो मुलाकात हुई। फुल कोर्ट की मीटिंग जब से काजी फैज़ चीफ जस्टिस बने हैं, एक तो पहले दिन 18 सितंबर को हुई थी और फिर उसके बाद फुल कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। फिर अब क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग वैसे भी ड्यू थी। तो उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो पिछले 6 माह की कारकर्दगी है या उस हवाले से जो पेंडेंसी और दीगर जो अबूर हैं जो कि रिक्वायरमेंट है फुल कोर्ट की, हो सकता है कि आज की जो इजलास हुआ उसके अंदर इन अमूर के ऊपर बात हुई हो। तो हम अपनी तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं कि लेकिन इस बात का मैं आपको बड़े उससे ये कह सकता हूँ कि जो आपने पहले बात की थी कि बहुत कोई इनकंक्लूसिव रही थी या उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे को हीट डिबेट हुई थी, ऐसी कम से कम मेरे इल्म में नहीं। देखिए हुकूमत ने तो कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया है, लेकिन जजेस ने आला अदालती फोरम से रुजू किया, वो अब सुपीरियर जुडिशरी से डिमांड कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, अब क्या वो सेटिस्फाइड होंगे इस हुकूमती कमीशन के साथ, ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए अगर आप कहें मुझे तो शायद कोई सख्त बात ना हो जाए। जो खत है वो उसके हवाले से एक जो उसके अंदर खूबसूरत अंग्रेजी भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काबिल गौर हैं और वो उस वक्त की हैं जब माजी के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद के कोई ऐसा बड़ा वाकया उसके अंदर नहीं है, लेकिन जो संगीन वाकयात हैं वो उस वक्त के हैं। तो उसमें किसी भी चीज़ को अगर आप एक अलेज करते हैं किसी के ऊपर भी, किसी पे भी करें आप तो उसकी एक इंक्वायरी तो होगी ना, तफ्तीश तो होगी, तफ्तीश के बाद बातें जो है वो सामने आएंगी। तो अब देखना ये है कि आप जब इस मामले की और इन इल्जामात की
तहकीक, मैं तफ्तीश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, वो तहकीक की बात करता हूँ, तो उसके बाद वो फाजिल जज साहिबान जो हैं वो उस के साथ कितना ताउन करते हैं। तो फिर ये तो ये देखने वाली बात होगी। देखना तो ये भी है ना सर कि हुकूमत ये तहकीकात करती है तो उसमें गैर जानिबदारी का अंसर कितना रहता है, और फिर जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया गया। हुकूमत ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि वो खुद तो किसी एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर को नहीं वहाँ बिठा रहे हैं, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की उन्होंने दी है, जो अंदिया दिया है, जो बात हुई है कि भी मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नाम है, तो उसमें लेकिन अगर जहाँ पे अगर ये बात होगी तो फिर क्या मैं एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर बात करता हूँ, कहें कि अदलिया ही इल्जाम लगाए और अदलिया ही फैसले करे। लेकिन सर आप बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपने माजी में भी तो देखा है सर बहुत से रिटायर्ड लोगों की सरबराही में कमीशन बने हैं, फिर वो कितने कंक्लूसिव रहे या उसका क्या आउटकम निकला? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे कमीशन में 2013 का धांधली कमीशन बना था, उसके अंदर उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और 2 सर्विंग जजेस थे। उन्होंने अपना मुनज़्ज़म धांधली के इल्जामात से मुतल्लिक जो उनका कंक्लूजन था वो दिया। उसमें एक सियासी जमात थी जिसने कहा था लिख के कि भी हाँ, अगर हम ये साबित ना हुआ तो हम माफी मांगेंगे। वो बहरहाल किसी ने माफी नहीं मांगी। उसके बाद जो है वो अगला कमीशन है वो तो यही बना है जो फैजाबाद धरना के ऊपर अभी उसकी कंक्लूसिव रिपोर्ट आना बाकी है। अब ये तीसरा कमीशन है, ये जो कि अदलिया के अंदर मुदाखलत के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो अपना इख्तियार मौजूद है। अगर वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इनकंक्लूसिव होती है या उसके अंदर लेकुनाज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है वो इन चीजों को देखने के हवाले से। सर बार्स की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 184(3) की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करे, लेकिन क्या वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से जरा गुरेज किया है, या ऐसा तासुर है कि वो गुरेज कर रहा है? फुल कोर्ट मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और चीफ जस्टिस क्योंकि अब तो 184(3) का इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अब तो कानून में बहुत तब्दीली आ चुकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, और वो अगर इख्तियार इस्तेमाल भी होगा तो वो 3 मेंबर जो कमेटी है उसके गौर करने के बाद होगा। अब हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को खत लिखते हैं, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो आर्टिकल 209 के अंदर है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदालती ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कोई अपनी तब्दीली कर सकती है, या फिर किसी जज के खिलाफ अगर शिकायत आए या रेफरेंस आए तो उसका फैसला कर सकती है। उसका भी एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। 184(3) की अगर आप बात करेंगे तो इसमें फिर ये एडवर्सोरियल तो सूरत हाल नहीं होती, ये इंक्विजिटोरियल नौयत की होती है। 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले पड़े हैं और मौजूद हैं, आपके सामने भी हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से शुरू हो जाइए, IJ के अंदर इलेक्शन मैंडेट चोरी के हवाले से भी हो जाए, वो जो 1990 का इलेक्शन है उसके हवाले से हो जाए, इदारों के मुदाखलत के या सियासी किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं। तो फैसले तो मौजूद हैं। मसला ये है कि इसके बावजूद ऐसा कौन सा मोडस ऑपरेंडी या तरीकाकार वज़ा किया जाए जिसमें आइंदा के लिए कोई ऐसा तरीकाकार तश्कील दिया जाए जिसमें अदलिया इस हवाले से थ्रेटन्ड फील ना करे कि उसके अंदर मुख्तलिफ इदारा जाती जो मुदाखलत है वो। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात उस अंदाज में, जिस पे इल्ज़ाम था, मतलब शौकत सिद्दीकी साहब को तकरीबन 5 साल 8 महीने के बाद ये तो पता चल गया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद मराहत और पेंशन और ये सब जारी रहेगा, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी शायद। अगर वहाँ पर नहीं हो सका तो क्या इन 6 जजेस के इल्ज़ामात की उस तरीके से सब्सटैंशियल कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी, आप समझते हैं? देखिए बात सुनिए, मसला ये है कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला है उसके अंदर अदालत ने एक रिस्ट्रेंट, जुडिशल रिस्ट्रेंट किया है। हम तनकीद करते हैं, फर्ज करें कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें किसी एक शख्स को सजा दे देती, तो फिर क्या ये करीने इंसाफ होता, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बराह रास्त किसी का ट्रायल करके किसी को सजा दे सकती है? नहीं दे सकती है। जुल्फकार भुट्टो का केस का अभी बहुत तफसील से आपने भी उसकी कार्रवाई देखी होगी, मैंने भी सुनी होगी, और तनकीद यही है। पनामा केस का भी आप देख लीजिए कि वहां पर टॉप कोर्ट से सजाएं हुई और फिर उनको नीचे भेजाया गया। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या ये सिर्फ मेरे और आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं? ये जाहिर है सबका इंडिविजुअल हक है।
फर्ज करें कि जिस एजेंसी या इदारे के ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्शन, कोई भी कन्विक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी जाती, तो क्या उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलता? तो वो यही सारी चीजें, जैसे इमरान खान साहब हैं, उनके मुकदमात के हवाले से उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तहकीक हो रही है, मातहत अदलिया में फैसले हो रहे हैं। अब उसके अंदर वो प्रोसेस मुकम्मल किया गया, नहीं किया गया, उसके बाद उनको अपील का हक है, अपील के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आने का हक है, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद एक रिव्यू का हक है। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू सेटल थिंग्स। तो तनकीद हमारी हमेशा ये रही है कि अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के खिलाफ फैसला दे देगी तो फिर उसका जो ड्यू प्रोसेस का राइट है वो कहाँ गया? जज साहब का भी और जज साहब जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उनका भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदालतें तहरीक इंसाफ के 10 माह से ज्यादा असीर रहनुमाओं को जमानतें दे रही हैं, लेकिन रियासत शायद उन्हें कोई भी रिलीफ देने के मूड में नहीं है। इस वक्त यही लग रहा है कि मुल्क के इदारे ही एक दूसरे के सामने सफारा हो चुके हैं, जिसमें इंतजामिया एक कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। अदालतें जमानतों पर जमानतें दे रही हैं, लेकिन इन रिहा होने वालों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे अदलिया और इंतजामिया बज़ाहिर चपकलिश मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के मुकदमे में 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मचल के जमा कराने के बाद गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से रिहा किया गया था। पुलिस के मुताबिक पाँचों मुल्ज़िमान को 16 MPO के अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। MPO के अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए हैं। ये अहमद चीमा साहब हैं जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं, और इनके वालिद से मुतालिक ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA भी हैं, और इंतज़ामिया के प्रेशर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर MPO ऑर्डर्स जारी करते हैं। बावजूद इसके कि जो इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी का प्रॉब्लम बना इरफान नवाज़ मेमन का, और उनको बाबर सत्तार की अदालत से सज़ा भी हुई, लेकिन वही रविश ऐसा है कि जैसे तर्क होने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि अब 5 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है, और इसी तरह गुज़श्ता रोज़ लाहौर में भी जो कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले ये जो अडियाला जेल से गिरफ्तार कैदी रिहा किए गए थे 10 महीने के बाद, ये तकरीबन 10 ऐसे लोग थे जिनको अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब नक्शे अमन के ख़तरे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, 16 MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो सवाल तो ये भी है कि 10 महीने से जो लोग कैद तन्हाई में थे, जो बाहर नहीं थे, वो किस तरह अमन के लिए ख़तरा हो सकते हैं, या नक्शे अमन उनसे कैसे हो सकता है कि जो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स थे, कि अचानक से वो रिलीज़ होते हैं और अदालती अहकामात पर होते हैं कि फिर उसी जेल के गेट नंबर 3 से उनको धर लिया जाता है। अब गुज़श्ता रोज़ लाहौर में भी यास्मीन राशिद के अलावा तहरीक इंसाफ की तमाम कैद ख़वातीन रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर हो चुकी थी, लेकिन इत्तलात ये है कि कोट लखपत जेल के बाहर इस वक्त मियांवाली की पुलिस मौजूद है। इत्तलात ये है कि आलिया हमजा और सनम जावेद को फैसलाबाद, शोरकोट और दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान के वकला अब उनकी रिहाई की रूबकार जारी नहीं करा रहे ताकि किसी और शहर की पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। अब वो कल लाहौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी दायर करेंगे। इंटरेस्टिंग तो ये भी है कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानतें मिली, ख़ास तौर पे वो 5 लोग जो 9 मई में मुलव्वस थे एलिजिडली, उनसे मुतालिक जो रिमार्क्स सामने आए थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल, उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली मौजूद थी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र मौजूद थे, तो रिमार्क्स बड़े कम अज़ कम मुल्ज़िमान के हक़ में थे, और जिसमें वाज़े तौर पर ये बताया गया था कि कोई दहशत गर्दी नहीं हुई, और दहशत गर्दी तो कुछ और होती है कि असलहा बरामद हुआ नहीं हुआ, शवाहिद किसके पास हैं, ऐनी शाहिद कौन है, तो बताया गया कि कांस्टेबल है। कांस्टेबल कैसे जो है, क्या कोई वीडियो मौजूद है, कोई ऑडियो एविडेंस मौजूद है, तो वो भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक कांस्टेबल का आंखों देखा हाल है, और उसको जो उसका गवाह है मामले का वो बनाकर पेश किया गया, जिससे तमाम दर मामले की कलई भी खुल रही थी। लेकिन अब जब रिलीज़ हुए, अदालत ने प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाई, तो एक बार फिर धर लिए गए, जिससे एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर ज़रूर गहरा होता है। आज ही मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और बताया गया है कि आने वाले हफ्ते में तकरीबन 10 ऐसे लोग हैं जिनको रिहा कर दिया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में, जिनका ट्रायल मुकम्मल हुआ, और फिर उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की हद है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के बाद अल्टीमेटली रिहा भी कर दिया जाएगा, और ये उन 103 मुल्ज़िमान के अंदर शामिल थे जो सानहा 9 मई के बाद जो है वो इस वक्त हिरासत में है, पुलिस की हिरासत में है, जेल में है, मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल भी हो रहा है, और पैरेलल ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी जारी है, और अदालत के फैसले से उसको मशरूत भी कर दिया गया है। आज ख़ास तौर पे
जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुआ और इसको भी अदालती मोडालिटीज़ के साथ, अदालती अहकामात के साथ मशरूत किया गया है और बताया गया है कि सिर्फ उन लोगों की अब रिहाई होने जा रही है जिनका जो अपनी सज़ा का जो मामला है, जो पीरियड है वो मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अदालतें ज़मानतों पर रिहा करती है लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे तासुर यह है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है लोगों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिनको अदालतें क्विट कर रही हैं, MP ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप जब भी आते हैं तो बहुत भली बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सियासी कैदी नहीं होने चाहिए, कारकुनान को इस तरह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी तो मामला कुछ और है। कैसर अहमद शेख साहब, नहीं, आप क्या समझते हैं क्या है ये जो आपके सामने हैं जो मामलात हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि ये फैसला तो गवर्नमेंट कर रही है, वो समझते हैं कि अगर नक्शे अमन है तो तभी ये फैसला होगा ना। 10 महीने से एक बंदा जो अंदर है वो नक्शे अमन का खतरा कैसे हो सकता है? नहीं तो अभी जब छोड़ा उसको तो सब उनका ख्याल होगा ना कि उसके बाद अंदर था तो बिल तो कुछ नहीं हुआ ना। कितने सादा है कि शोलों को हवा, कितने नादा है कि शोलों को हवा देते असल में वाकई आप समझ रहे होंगे शायद, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे क्लियर आवाज़ आ नहीं रही। सर आवाज़ आई भी है तो वो मुनासिब जवाब, अगर यही जवाब है तो इसका मतलब तो यही है कि पॉलिटिकल आप ये समझेंगे, आप यही समझेंगे ना कि मैं जवाब, मुझे समझ नहीं आ रही आपके इस क्वेश्चन की पूरी। आप समझ रहे होंगे शायद मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ आपको नहीं, मैं कतन ये नहीं समझ रहा कि आप जानबूझ के कह रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हो रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो सियासी कैदी इस वक्त मौजूद है उनको रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी कोर्टों के ऊपर है जी, कोर्ट देख रही है उनका मुकदमा। मेरे लिए आप पूछ रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? हुजूर कोर्ट रिलीज करती है, कोर्ट रिलीज करती है। डिप्टी कमिश्नर MP ऑर्डर 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लेता है। डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट नहीं कर रही। सर कैसर अहमद शेख साहब, डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया का बंदा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये डिप्टी कमिश्नर से क्वेश्चन कर लेना कि क्यों उसने पकड़ा है, उसको कोई नुक्से अमन है। देखिए ना, बात तो ये डिप्टी कमिश्नर ने पकड़ा है, आप चेक कीजिए उससे। मैं तो तब वर्जन हो डिप्टी कमिश्नर का भी। शेख साहब आप वफाकी वजीर हैं, तब मैं आप एक सीजन पॉलिटिशियन कर सकता हूं। शेख साहब आप वफाकी वजीर हैं, आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? तो कोई वजह होगी ना इसकी। मैं अब आपसे क्या सवाल करूं सर? डिप्टी कमिश्नर से मैं क्या पूछूं सर? हुकूमत के बगैर डिप्टी कमिश्नर 16 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार कर सकता है? तो मेरे से क्या बात, तो डिप्टी कमिश्नर ने ही पकड़ा है ना। आप कहते हो रिलीज हो गया है, अब फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर ने हमें ये ऑर्डर कर दिया है, तो डिप्टी कमिश्नर एक और MPO जारी करके गिरफ्तार कर लेगा। ये तो अब आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? और पहले दिन से आपका क्या ख्याल है कि ये अभी शुरू हुआ है ये मामला? चले अभी शुरू नहीं हुआ तो अभी खत्म तो हो सकता था। क्या नहीं होता रहा? आप खत्म यही कर नहीं होता रहे काम। आप पिछली हुकूमतों में आपका क्या ख्याल है, कोई दूसरे काम होते थे? कोई वही जब ऑर्डर किया जाता था रिलीज का, फिर पकड़ लेते थे। अब रीज़न तो ये सवाल मेरे डियर पॉलिटिशियन का नहीं बनता। हमारे हिसाब में तो जो अदालतें फैसला करती हैं वो ठीक है। किससे करूं मैं सवाल? और अगर उनके मेरी दिक्कत को आसान करे सर, मेरी मुश्किल आसान कर दे, खुदा का वास्ता है सर। कमिश्नर ही बता सकता है सर, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मैं किससे सवाल करूं? क्या रीजन दे पकड़ा है? मैं अगर हुकूमत से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कैसे रहे शेख साहब? मैं तो आपको जो जवाब मुझे समझ आ रही है मैं वो जवाब दे रहा हूँ ना कि अगर कोर्टों ने रिलीज़ किया है, कोर्टों का ही काम है रिलीज़ करना या फैसला देना। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कोर्ट ने गलत फ़ैसला किया या सही फ़ैसला किया, तो मैं क्या बता सकता हूँ? बात तो यही है। अभी फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने पकड़ लिया, तो डिप्टी कमिश्नर मेरे सामने उसका वर्जन तो नहीं है, या तो मेरे सामने वर्जन होता तो मैं कोई जवाब देता ना कि क्यों डिप्टी कमिश्नर ये ऑर्डर किया है। शेख साहब जो कुछ आप मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या सवाल करूं? नहीं मैं कतई नहीं पूछ रहा सर, मैं आपकी दिक्कत महसूस कर रहा हूं। जितनी दिक्कत में मैं हूं, मुझे लगता है कि मेरे से डबल दिक्कत में, मुश्किल में आप हैं और ये पूरी हुकूमत है। मैं मुश्किल में, मैं आपकी पूरी हुकूमत मुश्किल में है। पूरी हुकूमत मुश्किल में नहीं है, हुकूमत कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं, हमारा मुल्क हो रहा है तबाह, मईशत बिगड़ रही है। हमारे हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, और ये सिर्फ जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है ना, कोई सिर्फ यही कि दहशतगर्दी हो जाए, तशद्दुद हो जाए, एहतजाज हो जाए। मुल्क हमारा, अभी मैं मिल के आ रहा हूँ चाइनीज़ से,
जिन चाइनीज़ पे कल हमला हुआ या उनके करीबी लोगों से, वो अभी मेरे साथ इफ्तारी की है उन्होंने, और वो बता रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके मुल्क में हम आते हैं तरक्की के लिए या काम करने के लिए, आप हमें ही डिस्करेज कर रहे हैं। आपको चाहिए, आपके जो हमारे मीडिया है ना, उसको तो ये चाहिए उन लोगों को डिस्करेज करें। आप तो और हवा दे रहे हैं कि भाई एक को पकड़ा फिर छोड़ा, और हमारे मुल्क में जो 9.5 करोड़ गरीब है ना, उसकी तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। सिर्फ यही समझ आती है कि एक चंद बंदे हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। भाई वो नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए, और कानून में अदालतें आपके सामने हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दहशतगर्दों को पकड़े ना सर। और मैं आम आदमी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उनके हालात अच्छे हों, उनको कोई रोटी मिल जाए, उनको कोई नौकरी मिल जाए। यही मैं पॉलिटिशियन का तो ये काम होता है कि पब्लिक के लिए कोई काम करे। हमारे सारा मीडिया लगा हुआ है इसी पे। मैं देखता हूँ, मैंने उन्हीं चाइनीज़ को मैं जानता हूँ, मैं चाइना में जाता रहता हूँ, बहुत बार गया हूँ। वहाँ कोई जमहूरियत का कुछ भी नहीं पूछता। वहाँ तो लोगों को 60 करोड़ जो लोग जो गुर्बत में थे ना, उन्होंने उसको निकाल लिया है। हमारा मीडिया यही लगा हुआ है। क्या निकालोगे यार, आप आम आदमी को क्या दोगे? क्या इससे महंगाई दूर हो? हम लगे हुए हैं गवर्नमेंट वाले कि महंगाई कैसे दूर हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, दिन रात लगे हुए हैं। अपनी तनख्वाहें भी छोड़ दी है सर। मैं फिर यही कह सकता हूँ कि आप लगे रहे सर, मैं आपके लिए दुआ कहूँ। पाकिस्तान में तंबाकू माफिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुल्क में सालाना अरबों रुपए सिर्फ टोबैको की स्मगलिंग की नज़र हो जाते हैं, और इसी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ जो कानूनी तौर पर तंबाकू की सनत से वाबस्ता है, वो बंद होने के करीब हैं। रवा माली साल में अब तक सिगरेट्स की स्मगलिंग में कमी नहीं आ सकी। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने रवा माली साल में अब तक तकरीबन 340 मिलियन रुपए मालियत के सिगरेट्स पकड़े हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आए, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में किस पैमाने पर यह काम हो रहा है। सिगरेट पर FED में 200% इजाफा और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज ना होने से खदशा है कि सिगरेट की सनत की पैदावार में 44% कमी और मजमूई तौर पर फरोख्त में 28.4% कमी की तवक्को है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात करें तो सिर्फ 2 बैन अल-अक़वामी मैन्युफैक्चरर्स ट्रैक एंड ट्रेस का निफाज, बाकी मानदा गैर दस्तावेजी तंबाकू शोबे पर अमल दरामद का फुकदान है, और टैक्स स्टैम्प का निफाज अब भी एक ख्वाब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रैक एंड ट्रेस को अदालतों में चैलेंज किया है और हुक्म इम्तना हासिल किया है। 2022 के बाद से असल नफाज की तारीख के बाद से अमल दरामद की डेडलाइन को मुतअद्दिद डिलेज का सामना करना पड़ा है, और यही डिलेज हैं कि जो लोकल लेवल के ऊपर जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पनप रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, और जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं, ट्रैक एंड ट्रेस के अंदर हैं, वो लोग भी इससे सफ़र हो रहे हैं। गुज़श्ता रात से टोबा टेक सिंह के गांव की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में कम से कम 4 लोग मौजूद हैं। एक लड़की जिसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे हुए हैं, उसी लड़की का एक नौजवान गला दबा रहा होता है। पास बैठा एक और उधेड़ उम्र शख्स ये मंजर बिल्कुल सुकून से देखता रहता है, और एक शख्स इस सारे अमल की वीडियो भी बनाता है। यह अमल इस कदर दीदा दिलेरी और सुकून से जारी रहता है कि लड़की की रूह परवाज कर जाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा गला दबाने वाले शख्स को काम मुकम्मल होने के बाद पानी पेश किया जाता है। ये वो मनाजिर हैं जो वीडियो में देखे जा सकते हैं, लेकिन इस सब में तकलीफ दे अंसर यह है कि लड़की का कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, उसका भाई था। उधेड़ उम्र शख्स कोई और नहीं बल्कि पास बाप था। वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का भाई था। अब FIR का इंदराज हो गया है, पंजाब हुकूमत भी हरकत में आई है, लेकिन वो कहते हैं ना, देखी जो घर में भूख तो चुपके से मर गई, बेटी करीब बाप पे एहसान कर गई। सूरत हाल इस वीडियो में जो देखी जा सकती है वो नाकाबिल बयान है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।